हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में। एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक से, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स बट आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपेयर करते हो तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाजिज्म। और जनरल नॉलेज के लिए भी नाजिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी की हम लोग बात करेंगे आज। हम लोग बहुत यूज़ करते हैं स्लैंग को कि हिटलर मत बनो, हिटलर जैसे हो। और जब भी कोई हम लोग को रूल करता है, अगर बाई चांस क्लास में भी हम लोग जाते हैं तो मॉनिटर अगर ज़्यादा अपनी बात रखने लगता है, अपनी बात मनवाने लगता है, तो हम लोग यही बोलते हैं ज़्यादा हिटलर मत बनो। लेकिन एक्चुअल में ये हिटलर था कौन, है ना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये हिटलर था कौन, कि आज वो चीज़ एक स्लैंग तरीके सब लोग यूज़ करते हैं। हिटलर देखो एक नॉर्मल पर्सन था जो कि एक जर्मन आर्मी का चांसलर था। ठीक है, पहले तो वो एक आर्मी मैन था सिंपल उस जर्मन आर्मी में, बट इवेंचुअली उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी, वो एक ऐसा ओरेटर था कि वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन इंक्रीज करता चला गया और साथ में वो चांसलर बन गया था जर्मन आर्मी का। ठीक, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा बैक स्टोरी कि आखिर जर्मन में हो क्या रहा था ऐसा कि हिटलर सामने आ गया एज अ डिक्टेटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिटलर का राइज कैसे होता है और उसकी वो नाजी पार्टी जो है वो कैसे रूल में आती है। ठीक है, हिटलर एंड द राइज ऑफ दी नाजी पार्टी। फिर नाजी पार्टी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग के सिलेबस में है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद डिक्टेटरशिप क्या होती है और हिटलर कैसे इतना बड़ा डिक्टेटर बन गया था वो भी देखेंगे। कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, नाजी पार्टी बनी, हिटलर डिक्टेटर बना, बट इतना ज़्यादा उसका राइज कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैप्स मैप्स के थ्रू भी हम लोग इसको समझेंगे। कॉजेज में जैसे पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, देखो हिस्ट्री आप लोग जब भी पढ़ो कुछ भी कॉज आप लोग को अगर याद करना है तो उसका बेसिक जो आपका रूट है वो इकोनॉमिक कॉज होता है। ठीक है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हर एक कंट्री की, हर एक आइडियोलॉजी जो भी सामने आती है उसका सबसे मेजर रोल पुअर इकोनॉमिक कंडीशन रहा है। ठीक है, फियर ऑफ कम्युनिज्म इन वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद ज्यूडिज्म यानी ज्यूज के लिए उन लोगों का क्या व्यूज थे इसको भी हम लोग समझेंगे। मिलिट्री कैसे स्टैब्लिश करी थी हिटलर ने, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिटलर देखो आखिर था कौन। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जर्मनी वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़ ही रहे हैं साथ ही साथ इसके, तो हम लोग उसमें देख रहे हैं कि जर्मनी की क्या पावर थी, जर्मनी के क्या इंटेंशंस थे और जर्मनी आखिर कहाँ पहुँचना चाहती थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होती है तो जर्मनी को आउटकास्ट तरह ट्रीट किया गया था ऑन द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऑन द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब कि अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ये जो पावर्स में वॉर हुई थी उसका आउटकम ये निकला, उसका कॉन्सिक्वेंसेज में ये आया कि जर्मनी को कल्प्रेट मान लिया गया था। ठीक है, जर्मनी को ये कह दिया गया था कि सारी जितनी भी वॉर हुई हैं वो आपकी वजह से हुई हैं और आपको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ओनली दिस बट जर्मनी वॉज ह्यूमिलिएटेड बेसिकली। ठीक है, जर्मनी का वर्ल्ड स्टेज पे ह्यूमिलिएशन हुआ था जो कि ना जर्मन पीपल को अच्छा लगा था और ना ही यंग हिटलर को अच्छा लगा था। ठीक है, तो अब ये समझने के पहले कि हिटलर था कौन, कैसे उसका बर्थ हुआ, कहाँ पे उसने ग्रो किया, पहले बैक स्टोरी समझ लेते हैं। तो रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलिंग पावर हैड स्टार्टेड इन जर्मनी इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। रूलिंग पावर हैड स्टार्टेड इन जर्मनी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम वॉर तो अपनी चल रही है अलग, ठीक है, उसमें जर्मनी इन्वॉल्व भी है, बट ये जो टेंशन स्टार्ट हुई थी ये इनर टेंशन थी जर्मनी की। ठीक है, इनर टेंशन का मतलब कि जर्मनी बाहर तो लड़ाई कर ही रहा है बट उसका जो अंदर की गवर्नमेंट है उनको उससे भी फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतनी केपेबल नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जर्मनी को आगे कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बात हो रही है रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलिंग पावर, यहाँ पे अलाइड पावर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटरनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, हैड स्टार्टेड इन जर्मनी इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन चल रही है, साथ ही साथ इंटरनल टेंशन भी यहाँ पे शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। कंडीशंस ऑफ द जर्मन पीपल बिकम वेरी मिजरेबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, क्योंकि कंडीशन ऑफ जर्मन पीपल का यहाँ पे मतलब क्या है, हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा है वो ये देखा है कि नॉट ओनली सोल्जर्स बट सिविलियंस वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वॉर, है ना। अब सोल्जर्स भी थे, सिविलियंस भी थे, जिसकी वजह से जर्मन की जो कंडीशन है या वहाँ के जो पीपल हैं उनके मन में भी बहुत हेटरेड आ गई थी, अलाइड पावर्स के लिए भी और साथ ही साथ वहाँ की रूलिंग पावर्स के लिए भी। एम्परर विलियम टू being unable to control the situation left the throne and fled to Holland। अब ऐसी कंडीशन जब किसी कंट्री में होती हैं तो वहाँ के लोग एक अच्छा रूलर को एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ का जो रूलर रहे वो एक अच्छा डिसीजन ले और कंट्री के बेनिफिट के लिए रहे चीज़ें। ठीक है, तो एम्परर विलियम टू जो थे वो इस सिचुएशन को, ये जो पूरी सिचुएशन थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए
उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया और साथ ही साथ वो वहाँ से भाग गए, फ्लेड टू होलैंड, ठीक है, वो होलैंड की तरफ चले गए। ऑन दिस वेरी डे अ वेरी वायलेंट रेवोल्यूशन इरप्टेड इन बर्लिन। अब क्या होता है, जैसे ही उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ा, वो अपना ड्यूटीज़ उन्होंने छोड़ दी, तो क्या होता है उसी दिन बहुत वायलेंट रेवोल्यूशन होता है जो कि बर्लिन से शुरू होता है, वहाँ पे इरप्ट होता है, ठीक है। इट वॉज लेड बाय अ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेटेड, रिस्पेक्टेबल एंड जेंटल मिडिल क्लास। देखो, डिसिप्लिन मतलब पहले उन लोग को इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, रूलिंग पावर्स क्या कर रही हैं, एलाइड पावर्स क्या कर रही हैं, उन सब चीज़ों से उनको दिक्कतें नहीं थी। बट अब जब वो थ्रोन छोड़कर चले गए हैं, विलियम टू जब उन्होंने थ्रोन को छोड़ दिया है, तब उन लोग को दिक्कत होना स्टार्ट हुई है। सेल्फ रेगुलेटेड मतलब यहाँ पे उनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, उनको कोई गवर्न करने वाला अब नहीं था, वो लोग अपने ही मन से अब उन्होंने एक पार्टी बना ली थी जिससे वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। रिस्पेक्टेबल एंड जेंटल मिडिल क्लास। दे सून डिक्लेयर जर्मनी अ रिपब्लिक। अब ये जो रिवॉल्यूशन है वो इतना बढ़ता चला गया कि दे सून डिक्लेयर जर्मनी अ रिपब्लिक। ओके, जर्मन चांसलर प्रिंस मैक्स हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट टू द सोशलिस्ट लीडर। अब जर्मन चांसलर जो थे उस टाइम पे, जिनका नाम है प्रिंस मैक्स, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है। हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट टू द सोशलिस्ट लीडर, जिनका नाम था फेडरिक ई ब्रैट, ठीक है, वो उस टाइम पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि पीपल के राइट के लिए बनाई गई थी उस टाइम पे, उसके ये प्रेसिडेंट थे। और प्रिंस मैक्स ने क्या किया था, इनको अपनी गवर्नमेंट दे दी थी, ठीक। ही फॉर्म्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब वो होता है इमीडिएट गवर्नमेंट, ठीक है, जो बस कुछ टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट चूज की गई है, इमीडिएट गवर्नमेंट है जो, ठीक है। साइंड आर्मिस्टाइज। आर्मिस्टाइज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विच आर एट दी वॉर दैट दे विल स्टॉप फाइटिंग। जैसे पीस ट्रीटी है ना, पीस ट्रीटी साइन की गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 रुक गया था, तो उसी तरीके आर्मिस्टाइज क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो कंट्रीज एक एग्रीमेंट साइन करती हैं जिससे वॉर को एक फुल स्टॉप लग जाता है एंड दे स्टॉप फाइटिंग, ठीक है, ऑन नवंबर 11 1918 एंड ब्रॉट वर्ल्ड वॉर 1 टू अ क्लोज, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, इंटरिम गवर्नमेंट यानी इमीडिएट गवर्नमेंट जो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, ये फॉर्म हो गई है, एक आर्मिस्टाइज साइन कर लिया गया है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 एक एंड पर आकर रुक जाती है। ये थी पूरी बैक स्टोरी जर्मनी में उस टाइम पे कैसी क्या सिचुएशन थी उसके बारे में, ठीक। कोई रूलिंग पार्टी नहीं है वहाँ पे, अब जर्मनी में अब कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं है जो अच्छे से जर्मनी को हैंडल कर सके, वहाँ की सिचुएशन को अब हैंडल कर सके। ओके, अब बात करते हैं हिटलर एंड द राइज ऑफ नाजी पार्टी की। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जर्मनी वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शी हैड बीन ग्रेटली ह्यूमिलिएटेड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी को ही पूरा कल्प्रिट माना गया था, ठीक है। जर्मनी को ये कहा गया था कि जितनी भी वॉर हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है और उसमें आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। 33 बिलियन का कॉम्पनसेशन देना पड़ा था जर्मनी को, और उसके अलावा जो जर्मनी की प्रोविंसेस थे उनको भी वापस ले लिया गया था, ठीक है। ये कहा गया था कि अब आप अपनी आर्मी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आपके पास प्रोविंसेस भी अब वो नहीं रहेंगे और साथ ही साथ आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेप्थ वो देना पड़ेगा, ठीक है। अडोल्फ हिटलर, चेयरमैन ऑफ द नाजी पार्टी, वॉज बॉर्न ऑन 20 अप्रैल 1889, ठीक है। 20 अप्रैल को 1889 में अडोल्फ हिटलर उनका पूरा नाम था, उनका बर्थ होता है और वो नाजी पार्टी के चेयरमैन थे, ठीक है। ही ज्वाइन द जर्मन आर्मी एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन की एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर। अब जब वो जर्मन आर्मी में हैं तो उन्होंने क्लोजली चीज़ें ऑब्जर्व की थी, उन्होंने ये चीज़ समझी, उन्होंने ये चीज़ देखी कि जर्मनी को कैसे ट्रीट किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्रू और अलाइड पावर्स के थ्रू, जर्मनी को कैसे ट्रीट किया गया है। कई लोगों ने बिट्रे भी किया और कई लोगों ने ह्यूमिलिएट भी किया, जिसकी वजह से हिटलर के मन में बाकी कंट्रीज़ के लिए हेट्रेड आ गई, ठीक। हिटलर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हिटलर बहुत पेट्रियाटिक पर्सन थे और उनको बिल्कुल भी ये ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट नहीं, उनसे बिल्कुल भी ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया नाजी पार्टी बनाने का। व्हेन ही हर्ड अबाउट द फॉल ऑफ जर्मनी एंड जब उन्होंने ये भी सुना कि जो विलियम है उन्होंने थ्रोन को छोड़ दिया है, तो उन्होंने न्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म की जिसका नाम उन्होंने रखा नाजी पार्टी, ठीक है। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो, जब गवर्नमेंट नहीं है जर्मनी में तो अलग अलग सोशलिस्ट अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे,
ठीक है। और जब ग्रुप्स बन रहे थे तो उसको वो लोग अलग अलग पार्टीज के थ्रू गवर्न करना चाह रहे थे। तो जिसमें से एक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, एक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही ज्वाइंड दिस पार्टी, he joined this party. It was renamed as National Socialist German Workers Party, और we also call it the Nazi Party. कौन सी पार्टी थी? जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, जिसको हिटलर ने ज्वाइन किया था, और उसके बाद उन्होंने उसको रीनेम करके क्या रख दिया था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और नाजी पार्टी इन शॉर्ट, ठीक है। हिज एफर्ट्स वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ठीक है। उनको ये चीज़ पता थी कि आप किसी को फोर्सफुली अपने साथ नहीं जोड़ सकते हो, तो इसीलिए उन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर टू, जिसकी वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट हुए। हिज एफर्ट्स अट्रैक्टेड पीपल टुवर्ड्स दिस पार्टी। ही रोट अ बुक कॉल्ड मे कैम्प। मे कैम्प का मतलब होता है माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपके आता है ये कि मे कैम्प का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है माई स्ट्रगल, ठीक है। Germany fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी एंड रशिया के अगेंस्ट जर्मनी ने ये वॉर लड़ी थी इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नाजी पार्टी की, ठीक है। तो नाजी पार्टी हैड इट्स ओन आर्मी विच वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इतना बड़ा ग्रुप बन गया था ये कि अब इन्होंने अपनी एक अलग आर्मी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। पहला ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप, द मेन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप वॉज टू सेव इट्स पार्टी मेंबर्स। अपने पार्टी मेंबर्स को सेव करना इनका फर्स्ट फंक्शन था, ठीक है, फर्स्ट एम था। टू ब्रेक अप मीटिंग्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, इट वॉज द सेकेंड स्टेप। एंड दे यूज टू वियर ब्राउन शर्ट्स। ये जो शर्ट यहाँ पे आपको इमेज में दिख रही है, ये ब्राउन शर्ट फर्स्ट ग्रुप में वाले पहनते थे इन दी नाजी पार्टी, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंड ग्रुप वॉज टू सेव द नाजी पार्टी लीडर्स। नाजी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उनको सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड ग्रुप वालों की थी। एंड दे यूज टू वेयर ब्लैक शर्ट्स। ये जो ब्लैक शर्ट्स आपको दिख रही है ना, ये सेकेंड ग्रुप वाले पहनते थे। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है, ठीक है, कि ब्राउन शर्ट्स कौन सा ग्रुप पहनता था एंड ब्लैक शर्ट्स कौन सा ग्रुप पहनता था, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। When elections were held in 1932, no party gained majority. जब इलेक्शंस हो रहे थे 1932 में, एक भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। There were around 21 ministries headed by 12 chancellors, यानी प्राइम मिनिस्टर। 21 मिनिस्ट्रीज थी जो कि which were headed by 12 chancellors. As a result, President of Germany offered chancellorship to the Hitler, ठीक है। जो प्रेसिडेंटशिप थी अब जर्मनी की, वो अब किसको मिल गई? हिटलर को मिल गई थी। 30 जनवरी 1933, ठीक है, ये फाइनल डेट है जब नाजी पार्टी एक्चुअल में फॉर्म की गई थी, ठीक है, एक्शन में जब नाजी पार्टी आई थी। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है। General election again took place, but in spite of the terror of the Nazis, the Nazi party did not gain the majority in the parliament. In spite of the terror, यानी जितना डर नाजी पार्टी ने स्प्रेड किया हुआ था, उसके बावजूद भी, उस इन स्पाइट ऑफ दैट, इलेक्शन में जर्मन में नाजी पार्टी को वोट्स नहीं मिले और वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हिटलर को अपने आप को डिक्टोरियल पावर घोषित करना पड़ा, यानी अज्यूम करना पड़ा, ठीक है। उसने ये डिसाइड कर लिया अब कि इवन दो हमको नहीं मिली है मेजॉरिटी, ठीक है, इतना टेरर के बाद भी हमको अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करना है, डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करना है, और अपने आप को उसने फिर डिक्टोरियल पावर अज्यूम कर लिया एंड डिक्लेयर कर दिया। When the president died, Hitler became president and chancellor of Germany. जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो हिटलर प्रेसिडेंट बन जाते हैं और चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के, और यहीं से सारा नाजी पार्टी का गेम स्टार्ट होता है। He adopted designation of Führer. Führer is leader. Führer का मतलब होता है the leader. He abolished the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया गया। अब डिक्टेटरशिप वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया गया और अब डिक्टेटरशिप ऑन हो गई यहाँ से नाजी पार्टी की फॉर्मेशन के बाद। In 1945, Hitler committed suicide after the defeat of Germany in the Second World War by the Allied powers.
एलाइड पावर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को डिफीट कर दिया, जिसके बाद हिटलर ने 1945 में सुसाइड कर लिया था। ठीक है, दिस मार्क्ड द एंड ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। अब ये तो हम लोग ने एक स्टोरी समझ ली है, एक आउटलाइन हम लोग ने पढ़ लिया है अच्छे से कि हिटलर कौन थे, ठीक है, नाजी पार्टी क्या थी, किसने फॉर्म की थी, ऑल्सो कब फॉर्म हुई थी, है ना, ये हम लोग ने अब आउटलाइन तैयार कर ली है। बट द एक्चुअल थिंग इज़ कि ये जो डिक्टेटरशिप जर्मनी में स्टार्ट हुआ और इसके कॉजेज़ क्या थे कि नाजिज्म इतना राइज कर गया और उसके अलावा वहाँ पे कोई और पार्टी राइज ही नहीं कर पाई, ग्रो ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब, जिसमें पुअर इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं और फियर ऑफ कम्युनिज्म इन वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद ज्यूज़ के साथ कैसा बिहेवियर था हिटलर का वो भी देखेंगे। तो ये सारे कॉजेज़ हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हिटलर का टेरर किस तरीके से जर्मन में पूरा फैला हुआ था, नॉट ओनली इन जर्मनी बट ऑल्सो इन दी अदर कंट्रीज, जैसे रशिया में और फ्रांस में भी डिक्टेटरशिप था, जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग टॉपिक है ना। फ्रांस में भी डिक्टेटरशिप था जिसका नाम है फेसिज्म, वो भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने बस हिटलर ने बस जर्मनी में टेरर नहीं फैलाया हुआ था, बट ऑल्सो बाकी की कंट्रीज़ भी हिटलर से डरती थी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि डिक्टेटरशिप कैसे इवॉल्व होता है और साथ ही साथ उसके कॉजेज़ भी। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कुछ भी डाउट्स हो आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।